देखिए, ये औरंगजेबी सोच ही हो सकती है कि जब इतनी भयानक घटना एक बेटी के साथ होती है तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार की प्राथमिकता बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ है। और जिस प्रकार का बयान उनके सांसदों ने तो दिया ही है, सौगत रॉय हो, काकोली जी हो, पर ममता बनर्जी ने तो झूठ भी बोला। उन्होंने बोला कि बेटी को इतने लेट बाहर जाने की क्या आवश्यकता थी। एक तो ममता बनर्जी ये स्वीकार रही है कि उनके शासन में, उनके राज में कोई भी बेटी किसी भी समय सुरक्षित नहीं है। और अब तो चाहे वो पिताजी की रिपोर्ट हो या चाहे वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट हो, ये दोनों कंफर्म करते, प्रमाणित करते हैं कि बेटी तो 8 बजे बाहर निकली थी, वो भी खाना खाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ना माँ, ना माटी, ना मानुष, ना महिला, ना एमपी, कोई सुरक्षित नहीं है। उल्टा पश्चिम बंगाल की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है। ये जो घोर महिला विरोधी बयान, और पहली बार नहीं है, आरजीकर में भी जब मेडिकल कॉलेज के भीतर रेप होता है तो फतवा जारी होता है कि देखो, नाइट शिफ्ट में महिलाओं को मत लगाइए। मतलब कि महिलाओं के ऊपर दोष मढ़ा जाता है। पार्क स्ट्रीट रेप केस, बर्दवान रेप केस, नाडियाड रेप केस, संदेश खाली रेप केसेस, या यहाँ पर हर जगह महिला को बदनाम करना, विक्टिम को शेम करना, यही ममता बनर्जी की सरकार का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है। परंतु प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है, राहुल गांधी चुप क्यों है? अभी 2 दिन पहले वो आउटरीच कर रहे थे महिलाओं के विषय पर। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। सर, लेकिन जो स्वागत राय का आप दोहरा रहे हैं कि देर रात लड़कियों को निकलना नहीं चाहिए, और उनका ये कहना है कि हर सड़क पर पुलिस तैनात नहीं हो सकती। देखिए, आज टीएमसी फिर से एक बार बता रही है कि उनकी प्राथमिकता बेटी नहीं, बलात्कारी बचाओ है। और हो सकता है वोट बैंक देखते हुए वो बार बार बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते, बेटी के साथ नहीं। आज जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी के बाद हमने देखा कि काकोली जी बोलती है कि रेप्स तो होते रहते हैं। और उसके बाद सौगत रॉय, ये सब सीनियर एमपीज है, सौगत रॉय तो कहते हैं कि ये तो बेटी की गलती है कि बेटी रात में निकल गई बाहर, बेटी को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। इससे बड़ा प्रमाण कि उनकी कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त है, फेलियर है और महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, मिल ही नहीं सकता। अब सवाल सिर्फ इतना बनता है कि बार बार पश्चिम बंगाल टीएमसी की सरकार बलात्कारी को क्यों बचाती है। पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी उन्होंने बेटी पर, महिला पर दोष डाला। नाडियाड में बोला 14 साल की बच्ची का लव अफेयर था इसलिए उसका रेप हो गया। संदेश खाली में बोला महिलाओं ने झूठे आरोप लगाए। हमने देखा है कि अभी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, उसमें रेप्स हुए तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बचाया। और आज भी जो बलात्कारी है उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। न माँ, न माटी, न मानुष, न कोई भी सुरक्षित है, केवल अपराधी और बलात्कारी सुरक्षित है। सर, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। आईआरसीटीसी स्कैम का मामला है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक ऐसा गठबंधन है इंडी अलायंस का जिसे कहा जा सकता है नो मिशन नो विशन, ओनली करप्शन एंड ओनली कमीशन। इनके अलायंस का अगर मानो सूत्र बनाया जाए तो वो यही है, वी आर ऑफ करप्शन, फॉर करप्शन एंड बाय करप्शन। और लालू जी का परिवार तो वैसे जमीन से जुड़ा हुआ परिवार तो है ही। जॉब्स देते हैं तो लैंड फॉर जॉब घोटाला करते हैं, गरीबों की ज़मीन ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर देते हैं तो उसमें भी लैंड जो है हड़प लेते हैं, लैंड जो है अपने नाम करवा लेते हैं तो लैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई इनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस में नेशनल हेरिल्ड की लैंड चोरी कर देता है, कोई और है जो किसानों की ज़मीन चोरी कर देता है। तो ये तो एक ऐसा अलायंस है जिसमें चारा चोर, लैंड चोर, ज़मीन चोर, एनएच नेशनल हेरिल्ड चोर, जॉब चोर सब मिलकर इस प्रकार से एकजुट हुए हैं। ये अपनी चोरी चकारी बचाने के लिए ही हुए हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए हम पर अत्याचार किया जा रहा है, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। भाई, जुडिशरी का फैसला है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं। आप चारा घोटाले में 5 बार कन्विक्ट, और पहली बार तो यूपीए के सरकार में कन्विक्ट हुए। इस केस में भी जो प्राथमिकी थी, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी, वो यूपीए के ज़माने में शुरू हुई। लैंड फॉर जॉब केस में भी यूपीए के ज़माने में शुरू हुई। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार विंडिक्टिव है या जुडिशरी विंडिक्टिव है? आज जिस प्रकार से एक रोड मैप, एक विजन सामने आया है इस अलायंस का कि ये केवल करेंगे भ्रष्टाचार, कहेंगे परिवार का शिष्टाचार और फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, बिहार की जनता दूर रखेंगे इनको यार। सर,
आरएसएस पे आजकल हमलावर है प्रियंक खड़गे, तो कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। हालांकि जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी दिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, नेपो किड प्रियंक खड़गे जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है और इसीलिए आए दिन वो इस प्रकार के बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं। पर जहाँ तक सवाल है इस पर्टिकुलर बयान का, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो तानाशाही, इमरजेंसी और डिक्टेटोरियल और असहिष्णुता की मानसिकता है वो इमरजेंसी के ज़माने से लेकर आज तक गई नहीं है। कितने प्रयास कर लिए पिछले 100 वर्षों में कि आरएसएस को समाप्त किया जाए, और जिस संगठन ने व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण, सेवा, समर्पण, त्याग भाव से देश निर्माण के लिए लगातार काम किया है, वो उसे इतनी ज़्यादा दुष्प्रचार करने के बाद भी ख़त्म नहीं कर पाए। बार बार अनर्गल आरोप लगाए, प्रतिबंध लगाया, तीसरी बार प्रतिबंध लगाया, तब भी कोर्ट ने आरएसएस को जिस प्रकार से क्लीन चिट दिया और आरएसएस को इस प्रकार से उनके सम्मान में बात रखी। और प्रियंक खड़गे जी को तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस के ही बड़े नेता, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, या चाहे प्रणब मुखर्जी जी हो, ये सभी लोग आरएसएस की प्रशंसा किए हैं या आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं। तो प्रियंक खड़गे जी क्या अपने आप को प्रणब मुखर्जी से ज़्यादा समझदार समझते हैं? और ये प्रियंक खड़गे को बोलो कि पीएफआई पर स्टैंड ले ले, नहीं ले पाएंगे। ये प्रियंक खड़गे को बोलो कि एसडीपीआई पर स्टैंड ले ले, नहीं ले पाएंगे। तो तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादियों के खिलाफ तो ये लोग जहर उगलते हैं और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सर, एक सवाल हो या फिर दूसरी कोई बुनियादी सुविधाएं हैं, किरण मजूमदार शॉ ने भी अब सवाल उठाया। उनका कहना है कि बहुत ही घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर है इस राज्य में। This is yet another blot on the global image of Karnataka and particularly Bengaluru, which is always known as a global IT hub, thanks to the Congress party government in Karnataka. First, we saw Black Buck Company saying that they were frustrated, tired because of the condition of the roads, traffic and potholes. We have seen series of deaths take place because of the potholed roads in Bengaluru. We have seen the condition of the infrastructure because no money is left to spend on it. All the money is blown up or is wasted in the fake guarantees or in the loot and the scams that are being done by the Congress party in Karnataka. And the result is that Karnataka's infrastructure, particularly road infrastructure, is crumbling and the traffic situation has gone from bad to worse. And that is what has been expressed, the frustration, by yet another person from the IT, biotech, corporate industry, which is the backbone of the Karnataka and Bengaluru economy. Now the chief minister, deputy chief minister, they are so busy in fighting for the chair that when such feedback is given, they dismiss it, or they are saying that these statements should not be taken seriously, or they give arrogant responses. I hope that Rahul Gandhi, who speaks about Khatakhat model, can see that how they have made Karnataka and Bengaluru into a model that is now becoming a center of extreme frustration and a center of extreme criticism by the people from Bengaluru itself. I hope Mr. Rahul Gandhi, who goes to Videsh and goes to foreign countries, will tell his chief minister and deputy chief minister how to create world-class infrastructure rather than punish the people of Karnataka and make them pay high prices and taxes. VK News, राष्ट्र के नाम।